आपका स्वागत है। एक तरफ पॉलिटिकल बयान है विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है, जिसको जो ताजा अपडेट जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं उज्जैन कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उसको एयरलिफ्ट के करके उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, जहां पे उसे रिमांड पर लिया जाएगा। उससे तमाम सवाल पूछे जाएंगे, जांच की जाएगी कि आखिर उसका जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा है, उसके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं, वो तमाम हथियार जो वारदात में इस्तेमाल किए गए वो हथियार आखिर उसने कहां छिपाए हैं, साथ ही साथ सफेद पोश हो या खाकी से उसके किस तरह के संबंध हैं, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। केबक जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप सर? आप बक जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब आ रही है, लेकिन कट कट के आ रही है। जी बक जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सबकी निगाहें सिर्फ ये है कि विकास दुबे को अब रिमांड पे लिया जाएगा, उससे किस तरह के नाम, किस तरह की जानकारी निकलकर सामने आती है? हमने देखा कि जब उसका घर गिराया जा रहा था, तमाम सीसीटीवी फुटेज जो वहां से उखाड़ के ले गया था, तमाम हथियारों को वहां से वो ले गया था। अब क्या लगता है कि, और बहुत सारी कॉल डिटेल्स भी होंगी, क्या लगता है कि जब ये जांच शुरू होती है तो क्या ये तमाम चीजों के बारे में फिलहाल एक बड़ी खबर बताना चाहेंगे दर्शकों को? इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ हमेशा की तरह। ईडी करेगी विकास और जय की संपत्ति की जांच। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में बड़ा खुलासा होगा। जो संपत्ति, जो साम्राज्य, के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। आपको याद होगा, एक तरफ विकास दुबे का पूरा जो मकान है कानपुर का सपाट कर दिया गया है, दूसरी तरफ लखनऊ में के मकान में एलडीए की टीम भी पहुंची थी। परिवार के लोगों के जो अकाउंट थे वो पूरी तरह से सील कर दिए गए थे। और इस बीच ये भी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर के न्यूज की खबर ने जो प्रमुखता से खबर दिखाई, उस खबर का असर हुआ है। तो सुनील क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? हमारी खबर मोहर, जिस तरह से कानपुर में जो जयकांत वाजपेयी और विकास दुबे को लेकर के जो संबंध थे अचानक फोटो में वायरल होना शुरू हुई, तो उसको लेकर के न्यूज के पास तमाम ऐसे कुछ सबूत आए थे, जिसकी खबर यहाँ पे प्रसारित की गई थी कि जय वाजपेयी और विकास दुबे की जो करोड़ों की, केवल एक दिन जो सिर्फ केडीए की जो टीम थी उनकी जानकारी के मुताबिक लगभग 27 करोड़ के अलग अलग फ्लैट और तमाम सारे प्लॉट थे, जिनको, और बड़ी ये कि जो भी मकान बनाए गए थे सब अवैध तरीके से बहुमंजिले बनाए गए। लगभग 27 करोड़ रुपए वो कीमत है जो केवल सरकारी दस्तावेजों के आधार पर वो कीमत आंकी जा रही थी कि 27 करोड़ की कीमत है, जबकि वास्तविकता ये कम से कम 4 गुने ज्यादा उसकी कीमत है। इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था और मामले में आयकर टीम ने भी और ईडी ने भी इस मामले को कहीं ना कहीं खबर का संज्ञान लिया, और जिसके चलते आज ईडी की जो टीम है वो प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे मामले की जाकर के बारीकी से पड़ताल की, और अब वो कानपुर में दर्ज एफआईआर के आधार पर अब पूरे मामले की पड़ताल करेगी। और इस पड़ताल के बाद एक चीज स्पष्ट हो गई है कि जिस तरह से विकास दुबे ने अवैध रूप से कमाई गई संपत्तियों के, जो इतनी सारी संपत्तियां बनाई, जो लोगों से वसूली की गई रकम से, ये जो एक बड़ी बड़ी संपत्तियां खड़ी की हैं, जो अकेले 27 से 50 करोड़ की संपत्ति केवल जो कानपुर में केवल आर नगर, हर्षनगर और ब्रह्मनगर इलाके में नजर आ रही हैं, इन प्रॉपर्टियों के बाद में अब चूंकि मामला ईडी के पास आ गया है, तो जाहिर सी बात है एक चीज और बड़ी सामने आएगी, क्योंकि ईडी जिसकी भी जांच करती है तो बिल्कुल तय तक जाती है और एक एक रुपए का हिसाब रखती है ईडी। ऐसे में ये बात अब अपने आप में बिल्कुल कही जा सकती है कि जो विकास दुबे और जयकांत वाजपेयी के बीच में जो रिश्ते थे, जो करोड़ों रुपए का लेन देन था, उस लेन देन में कौन कौन शामिल था, कौन बड़ा, चूंकि उसके बाद बड़े बड़े अधिकारियों का, बड़े तमाम सारे आईएएस आईपीएस नेताओं का, सबका उसके साथ आना जाना था, और सबके घरों पे महंगे महंगे गिफ्ट भिजवाने का, सब चीजें सामने आ जाएंगी, सब चीजें सामने आएंगी। फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, इस वक्त लाइव तस्वीरें इस टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये बिकारू गांव है, जहां का थोड़ी देर पहले मोहित कश्यप हमारे संवाददाता जिक्र कर रहे थे। आप देखिए सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बिकरू गांव और जो मकान है उसको ढा दिया गया, लेकिन जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुंची हुई जांच करने के लिए। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिकरू गांव में बड़ी तादाद में जो गांव के लोग हैं वो पलायन कर गए हैं, वो गांव छोड़ के चले गए हैं।
ताला लटका हुआ है कई जगहों पर, और कई जगहों पर लोग घरों के अंदर है, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, उनके अंदर डर है, उनके अंदर खौफ है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने भी बिकरू गांव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिकरू गांव पे पूरी तरह से पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है। ये वही जगह है जहां पर 8 जवान 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। ये वही घर है जहां से गोलीबारी की गई, जहां से फायरिंग की गई, जिसको पूरा का पूरा नेस्त नाबूद कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया। लेकिन उस जगह पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है जांच करने के लिए, क्योंकि कई अहम सबूत हैं यहाँ पर जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि अब विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है। फॉरेंसिक टीम का काम अब शुरू हो चुका है, वो सबूत जुटाएगी और उस सबूतों के आधार पर विकास दुबे जैसे अपराधियों को या उसके गुर्गों को किस तरह की सजा दी जाएगी, ये कानून डिसाइड करेगा, ये कानून फैसला लेगा। फिलहाल लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके हैं। ये बिकरू गांव है, फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, और ये वो जगह है जहां पर विकास दुबे का जो घर बना था, जिसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। वहां पे ये जो अधिकारी आप देख रहे हैं, ये फॉरेंसिक टीम के अधिकारी हैं जो इस वक्त पहुंचे हुए हैं, और पूरा का पूरा जो गांव है बिकरू गांव, वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक आपको बताने जा रहे हैं, एक बड़ी खबर जो ताजा अपडेट इस वक्त हमें इस पूरे मामले पर मिल रही है। वो खबर ये है, विकास को सीधा यूपी पुलिस को सौंपेगी एमपी पुलिस। बड़ी खबर, उज्जैन कोर्ट पेशी नहीं होगी, सीधे मध्य प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस के सुपुर्द करेगी विकास दुबे को। यह खबर सूत्रों के हवाले से हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोर्ट में नहीं कराई जाएगी विकास दुबे की पेशी, जो थोड़ी देर पहले इस तरह की खबर थी कि उज्जैन कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मोड़ आ गया है। फिलहाल ये खबर सूत्रों के हवाले से है, एयरलिफ्ट करने की बात की जा रही है कि विकास दुबे को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में लखनऊ एयरलिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अब उज्जैन कोर्ट में पेशी नहीं होगी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सुनील, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, अब उज्जैन कोर्ट में पेशी नहीं होगी। इस तरह की खबरें ये सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है। एक ये भी इसमें प्राविधान है कि वो चूंकि कानून में एक ये भी है कि अगर कहीं पे भी अगर ये कोई ऐसी कोई व्यवस्था होती है कि समय का अभाव होता है या कुछ तमाम सारे और दूसरी दुश्वारियां होती हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं चूंकि उसको किसी व्यक्ति को अगर अपराधी को लाना है तो उसमें एक वहाँ की जो सरकारें होती हैं, वहाँ के मुख्य सचिव निर्णय लेते हैं। वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक पूरी कमेटी बनती है। कमेटी के आधार पर उसकी सुपुर्दगी जो है वो दूसरे प्रदेश की पुलिस को दे दी जाती है। तो इसी में भी यही हुआ होगा कि चूंकि पूरा उनको लग रहा होगा कि कोर्ट की जो एक कार्य प्रणाली है उसके तहत उसमें काफ़ी समय लगा है, जिसके चलते रात भर विकास दुबे को वहाँ रख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी के चलते कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं, सरकार में बैठे अधिकारी, उन्होंने एक निर्णय लिया होगा कि इसको इस प्रणाली के तहत हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की पुलिस को उसके सुपुर्द कर देंगे, और जिसके बाद जो भी लिखा पढ़ी का पूरा काम होगा वो एमपी की पुलिस वहाँ से करने के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप देगी। और वो पुलिस चूंकि उनको लेके उसको विकास दुबे को लेकर के आना जल्दी से जल्दी उनकी प्राथमिकता में है। यही कारण है कि वहाँ से उसको लेकर के वो एयरलिफ्ट चार्टर्ड प्लेन से वो लेकर के, चूंकि कुछ देर बाद अंधेरा होने के भी अंधेरा हो जाएगा, जिसके बाद उसको लाना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि अब उन्होंने ये निर्णय लिया गया होगा कि अब वहां से उसको लेकर के सीधे एमपी पुलिस से सीधे उसकी सुपुर्दगी लेकर के उसको उत्तर प्रदेश ले आया जाएगा, और ताकि यहाँ पर बाकी की जो पूछताछ होगी, जो भी रिमांड का कार्यक्रम, जो भी काम होगा, वो सब कुछ उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बहुत देर से बने हुए उनके पास भी रुक कर लेते हैं। मोहम्मद सफी, अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई, ईडी जांच करेगी संपत्तियों की। कानपुर की संपत्ति 27 करोड़ के आसपास सुनी, जैसा बता रहे थे। लखनऊ में विकास दुबे की कहां पे संपत्ति है, कितने फ्लैट है, कहां पे घर है, कितनी गाड़ियां, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे। कितनी संपत्ति है राजधानी में? मोहम्मद सफी, सुन पा रहे हैं आप? जी। विकास की संपत्ति को लेकर मोहम्मद सफी क्या जानकारी है लखनऊ में? जी, पूरी तरीके से यहाँ पर ईडी जांच कर रही है। अब जो नगर निगम है, जितनी भी टीमें हैं, वो कई बार जांच कर चुकी है, और भी जांच टीमें इसमें लगाई गई हैं। जहां भी कोई भी कमी नजर आ रही है, पूरी तरीके से देखा जा रहा है। जांच चल रही है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं मोहम्मद सफी।
जी, अभी जांच नगर निगम की टीम जो कि कई दिन तो रोज घर पे उसके जाके नक्शा जो कि है जिस तरीके से घर बना हुआ है सारे नक्शे देख रही है, और ईडी भी अब इसमें शामिल हो गई है। कहीं ना कहीं ईडी भी पूरी तरीके से जांच करेगी उसका घर किस तरीके से बना है, और जहां यहाँ पे घर पे उसके 2 घर हैं, एक उसका एक उसके भाई का, और दोनों घरों की जांच ईडी भी कर रही है। अब जो भी कुछ सामने आएगा वो सारी चीजें सामने रखी जाएंगी। तो जो कुछ सामने आएगा वो सामने रखी जाएंगी चीजें, ये बात है के बख्शी संपत्ति की बात। और बड़ी खबर एक ये भी जो उज्जैन कोर्ट में पेशी नहीं होगी, सीधे जो है वो यूपी लाया जाएगा विकास दुबे को। लेकिन जब हम संपत्ति की बात करें, लखनऊ में कितना बड़ा साम्राज्य विकास दुबे ने स्थापित कर दिया था और किस तरह से ईडी अब कार्रवाई करेगी? जैसा कि मैं खबरों में पढ़ रहा था कि इसे 15 फ्लैट तो इसके जो इसका खजांची था उसके भी थे, उसका दुबई में फ्लैट था इसके खजांची का। विकास के 2 मकान जो भी उजागर हुए हैं, एक मकान का नक्शा भी निपास, इससे अरबों की संपत्ति है उसकी। हम आरिफ जी, मुझे कहना था कि जब ये विकास दुबे पे पुलिस का शिकंजा कसा तो ईडी भी सक्रिय हो गई। इसके पहले ईडी सो रही थी, इसके पहले ये एलडीए सो रहा था। जब इस पे शिकंजा पड़ा, देखा हमने पहले जो कहा था कि जब शासन का खौफ या शासन का दबदबा होता है तो सारे अधिकारी अपने आप एक ठीक हो जाए। एलडीए भी सक्रिय हो गया, ईडी भी सक्रिय हो गई और पुलिस वाले भी सक्रिय हो गए। अब जब देखा कि विकास दुबे को वहां पे उज्जैन में गिरफ्तार करें, आप संपर्क करें, जो भी कहा जा सकता है, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन यह है कि जब पुलिस की कब्जे में आ गया विकास तो सभी एजेंसियां हार कर गई। इसके पहले एजेंसियां दशकों से कहां थी, सो रही थी। तो हमने पहले कहा था जब शासन का जैसा रुख होता है, जैसा रवैया होता है, वैसे जैसे नीचे का अधिकारी काम करते हैं। अब संपत्ति एलडीओ को पता चल गया कि इसका मकान एलडीए ने ध्वस्त भी करना है। इसके पहले जो उसका मकान ध्वस्त हुआ है, एलडीए कहाँ था? अगर मैं गलत नहीं हूँ बख्शी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बिकरू गांव की तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर जब मकान को ढा दिया गया तब फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेंसिक टीम को तो पहले आना चाहिए था, अब तो पूरा खंडर बना दिया गया। यही सवाल मैं कहने वाला था जी बोलिए। अब वहां फॉरेंसिक टीम जाके, यही मैं कहने वाला था, सारी एजेंसियां आप सक्रिय हुई हैं। इसके पहले एजेंसियां कहां थी? मकान ढा दिया गया, वहां गोलियां चली, गोलियां चलने के बाद मकान ढाया गया, 6 पुलिसकर्मी मारे गए। उसके बाद मकान जिस समय गोलियां, उसके तुरंत बाद फॉरेंसिक टीम को वहां पहुंचना चाहिए था। जब सारे सबूत मिट गए तो फॉरेंसिक टीम को वहां कितने लोगों ने उस मलबे को छुआ होगा, कितने लोग वहां से गए होंगे, वहां से क्या ढूंढेगा? फॉरेंसिक टीम को क्या मिलेगा? सिर्फ एक दिखावा है, खाना पूर्ति है। सुनिए ये बड़ी बात है। मैंने देखा फॉरेंसिक टीम में जब वो लिंटर गिरा हुआ था, वो लोग निकल नहीं पा रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। फॉरेंसिक टीम को ही अगर पहुंचना था तो पहले आना चाहिए था, अब तो खंडर बना दिया गया। मैं बता दूं, फॉरेंसिक टीम पहले जा चुकी है। फॉरेंसिक टीम जिस दिन गिराया गया था उसके दूसरे ही दिन वहां पर चूंकि बम मिले थे भारी मात्रा में, वहां पे बड़े कारतूस मिले थे, दगे हुए कारतूस मिले थे। इसके अलावा एक वहां पर कुछ बंकर टाइप का भी मिला था, जिसको लेकर के वहां पर फॉरेंसिक टीम ने काफी देर तक पड़ताल की थी। बमों को डिफ्यूज करने वाला दस्ता भी गया था, सब कुछ वहां डिफ्यूज भी किया गया था। उसके बाद चूंकि आज फिर से एक बार फॉरेंसिक टीम को इसलिए वहां पर भेजा गया, अभी जो सवेरे मेरे अधिकारियों से बात हुई थी, कि उनका यह कहना था कि अब एक बार फिर से फॉरेंसिक टीम को वहां पर जो एक बार इसलिए पड़ताल करना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि अब और कुछ वहां पर छुपा कर रख दिया गया हो, ऐसा ना हो कि वहां पर कहीं अब अगर वहां पर टीम कोई पहुंचे तो कोई धमाका हो जाए। तो इसलिए वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है, उसकी बाकायदे वहां पर जांच करेगी और जो वहां पर तमाम सारे जो बारूद मिला था, बहुत सारे वहां पे बम भी मिले थे और उसके अलावा कारतूस का भी काफी ठीक ठाक मात्रा मिले थे, जो पिस्टल मिले थे। तो अब उस कमरे की जांच करने के लिए टीम वहां पर पहुंची है कि वहां पर जो कारतूस मिले थे, उन जो दीवारें थी, उन जो वहां पर तमाम से जो इसका कमरा था वहां पर विकास दुबे का, उन जगहों पर आखिर ये वहां पर इसके हाथों के निशान हैं, कहां पर क्या क्या निशान है, उन सारे निशानों की पड़ताल के लिए आज फिर से एक बार फॉरेंसिक टीम पहुंची है। तो माना जा रहा है चूंकि वो जो रिपोर्ट थी और उसके बाद इस रिपोर्ट को अब वो मिला करके कोर्ट में पेश करेंगे, ताकि उसको जो आगे की जो कार्रवाई हो वो कहीं भी किसी भी सूरत में विकास दुबे उससे मुकदमे से बरी, उसको कहीं उसका फायदा न मिले। तो इसलिए जो फॉरेंसिक टीम पूरी पहुंची है वहां पर एक काफ़ी देर तक वो जिस तरीके से वहां पे पहुंची है जो पूरे फॉरेंसिक टीम की, तो उससे माना जा रहा है कि एक बड़ी कोई और कार्रवाई है जिसको लेकर के अब वो विकास दुबे के खिलाफ एक नई फिर से एक पूरी जो चार्जशीट में
कहा जाएगा उसको उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को लगाएंगे, जिसके बाद ताकि उसको मुकदमे में उसको सजा दिलाना इनके लिए आसान हो सके। लेकिन सुनील, ये खबरें हैं विकास दुबे और जय वाजपेयी की लगातार बात की जा रही है, जय वाजपेयी की संपत्ति की बात की जा रही है। क्या लगता है आपको जय वाजपेयी ने कितना बड़ा साम्राज्य बना रखा था, और अब पुलिस एसटीएफ जिस तरह से जय वाजपेयी के साथ लगातार पूछताछ की जा रही है इस संपत्ति को लेकर, जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि इसमें बड़े बड़े अधिकारियों का भी पैसा लगा हुआ है। बिल्कुल, वो जिस तरह से जय वाजपेयी के अधिकारियों संबंध थे, ये भी सामने आया है कि जय वाजपेयी विकास दुबे से जय वाजपेयी ने कहा था, यहाँ पे एक कानपुर में पोस्टेड रहे हैं एक आईपीएस अधिकारी, उनका फतेहपुर में मकान बन रहा था, जहाँ पर एक ट्रक उसने टाइल्स भिजवाए थे। इसके बाद उनके ही कहने पर सिवली में एक फार्म हाउस के लिए जमीन जो दिलवाई वो विकास दुबे ने औने पौने दाम में दिलवाई। वो जमीन किसी और के कब्जे में थी, बाद में जबरदस्ती वो कब्जा उन अधिकारी को दिलवा दिया गया। वहाँ पर एक पूरा फार्म हाउस तैयार कराया गया। उस फार्म हाउस को तैयार कराने में जो भी रुपया लगा वो सारा रुपया जय वाजपेयी ने लगाया, क्योंकि उसके पास जो भी रुपया था वो सब कुछ विकास दुबे का है। क्योंकि 8 साल पहले तक जयकांत वाजपेयी, उसका भाई जो समाजवादी पार्टी में है वो, और इसके अलावा तमाम सारे उसके नेताओं से संबंध थे, और वो 8 साल पहले तक एक प्रिंटिंग प्रेस में 4000 रुपए की नौकरी करता था। और उसके बाद 2012 के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि विकास दुबे जैसा एक रॉबिन हुड एकदम सामने आया, और अचानक देखते ही देखते उसको बिल्कुल पूरे शहर का बादशाह के रूप में उसको सामने ला करके रख दिया। और देखते ही देखते वो जय वाजपेयी जो 10-10 रुपए के लिए मोहताज रहता था, वो देखते ही देखते मोटी मोटी चैन और उसके अलावा महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने लगा। एक के बाद एक, हर्षनगर हो, ब्रह्मनगर हो, आर नगर हो, सभी इलाकों में एक के बाद एक कोई भी विवादित प्रॉपर्टी हो उसको खरीद लिया, उसको बनवा करके मनमाने तरीके से 1 मंजिल नहीं पास, 2 मंजिल नहीं पास, बिल्कुल 5 मंजिल का बिना नक्शा की बिल्डिंगें खड़ी कर दी। इससे साफ जाहिर होता है कि सब कुछ हो रहा था वो अधिकारियों की चूंकि सह थी। यही कारण था कि वो अधिकारियों के सह पर लगातार विकास दुबे तो अपराध की दुनिया में था ही था, जय वाजपेयी को भी उसने अपने तमाम कारोबार में सम्मिलित कर लिया। चर्चा तो यहाँ तक है कि जो भी मादक पदार्थों की तस्करी होती थी, बिहार से असलहों की तस्करी होती थी, उस सब की बात जानकारी जय वाजपेयी को थी। और इसकी जो वीआईपी ये जो गाड़ियां हैं, बिना नंबर की गाड़ियां, जिनमें आगे सचिवालय प्रशासन का पास लगा करके बिहार तक में वहां से आने, वहां पर असलहों को लाने का काम, मादक पदार्थों को ला करके सप्लाई करने का काम, सब कुछ जयकांत वाजपेयी के सरपरस्ती में चल रहा था। और इस पूरे कारोबार पर सीधे सीधे विकास दुबे की निगाह रहती थी। यही कारण था कभी किसी ने उसके खिलाफ मुंह नहीं खोला, और अगर किसी ने कभी उसका मुंह उसका सर उठाया भी तो उसको विकास दुबे की धमकी मिली तो वो शांत हो गया। यही कारण है कि लगातार अपराध दर अपराध बढ़ता गया और कभी किसी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अधिकारी यहां से लेकर के लखनऊ तक, जिसके घर से प्रमुख सचिव की नंबर की प्रमुख सचिव के नाम पंजीकृत गाड़ी मिल रही हो, उससे बड़ा और उत्तर प्रदेश में कौन हो सकता है। इससे साफ जाहिर होता है जयकांत वाजपेयी और विकास दुबे खुद को प्रमुख सचिव से भी कम नहीं समझते। सही कहा आपने, और यही वजह है कि अपराध इस विकास दुबे को इतनी शय मिली और इतना बड़ा अपराधी बना के बख्शी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अब विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है, मैं अपने सवाल पे जरूर आऊंगा, आपसे सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है।
आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुख्यात अपराधी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है। बड़ी खबर यही है, लगातार इस खबर बने हुए हैं। फिलहाल बख्श जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। बख्श जी, लगातार हम इस खबर की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कई खबरों का साफ तौर पर असर भी हुआ है, लेकिन इस बीच जब पूरे घटनाक्रम को देखें, विकास दुबे अब गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को सीख मिलेगी इससे? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिस तरह से हमने देखा खाकी और अपराधी का जो गठजोड़ साफ तौर पर देखने को मिला, क्या पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी पुलिस को काम करने की जरूरत है? और क्या इससे सीख मिलेगी या चीजें वैसे ही रहेंगी? नहीं, पुलिस इस मध्य प्रदेश में उज्जैन में इसकी गिरफ्तारी से तो पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को संदेश पहुंच गया है कि आप सुधर जाओ। अब अपराधी आपसे बड़े हैं, अपराधी आपसे ज्यादा पावरफुल हैं, अधिकारी आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस तो फेल हो गई है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के सीधा सीधा एक संदेश है कि अब तो सुधरना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए अब तो सुधरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश अभी भी नहीं सुधरी तो उत्तर प्रदेश का सुधारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक ऐसा अपराधी जो 5 लाख का इनाम पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी अपराधी को रखा गया है। 50,000 तक इनाम होता था सामान्यतः, 1 लाख किया है, 2.5 लाख किया है, 5 लाख का कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब इससे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। नंबर 2, उसकी एजेंसियां, चाहे वो अभी मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस से योगी भी संतुष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो यहाँ की कमिश्नरी व्यवस्था, इसको समाप्त करने का, इस पे कई बार नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है कि उत्तर जो कमिश्नरी व्यवस्था, इसकी व्यवस्था पूरी से लचर है। तो ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि इस व्यवस्था को भी खत्म किया जा रहा है, और इसके लिए दो दौर की बैठक भी हो जाए, नेताओं से वार्ता भी हुई है। लेकिन अभी कुछ भी कहना उचित नहीं जब तक सही निर्णय न हो जाए। लेकिन पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को अब सबक लेना। एक चीज बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस की ये हनक हुआ करती थी, क्योंकि मैं तो गांव के परिवेश में पैदा हुआ हूं। गांव में एक चौकीदार शब्द हुआ करता था। चौकीदार जब गांव में पहुंच जाता था, हफ्तों चोर भागते देखते नहीं देते। अब दरोगा पहुंच जाता, सालों घटनाएं नहीं होती थी इलाके में। ये कप्तान तो शायद साल 2 साल 10 साल में कभी जाता हो। स्थिति यह है कि पुलिस इतनी ज्यादा आर्म्स हो गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, फिर भी पुलिस को पता नहीं चलता अपराधी कहां चला गया। फैजाबाद से भाग के वहां पहुंच गया, पुलिस को पता नहीं चला इनकी इंटेलिजेंस कहां थी। तो अब पुलिस को, इस घटना से पुलिस विभाग को एक सबक लेना चाहिए और अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए, अपनी व्यवस्था में, अपनी कार्यप्रणाली में, और नियमों में अगर कोई गुंजाइश की बदलाव की जरूरत है तो उसे उत्तर प्रदेश शासन को उसे बदलाव की जरूरत करनी होगी। सुनील, क्या कहेंगे? अब पुलिस को सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि 8 जवान हमारे जवान शहीद हो गए। इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी खाकी की भी है। खाकी की भी वजह से ये 8 जवान शहीद हुए। अपराधियों ने तो फायरिंग की, लेकिन सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिसमें कह सकते हैं कि जो नाम इसमें खाकी का भी आया। देखिए, पुलिस व्यवस्था में काफी कुछ सुधार की बहुत जरूरत है। जो पूरी पुलिस व्यवस्था चल रही है वो अभी भी 1947 की पूरी जो व्यवस्था थी उसी आधार पर चल रही है, जबकि अब बहुत कुछ बदल चुका है, तमाम चीज़ें बदल चुका है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो तमाम सारे कानूनों में वो सुधार कर रहे हैं, कई कानूनों खत्म भी कर दिए, लेकिन जो पुलिस व्यवस्था है
वो उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। वो व्यवस्था एक जरूर सुधार करने का प्रयास किया गया कि कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से जहां पे कमिश्नरी सिस्टम लागू है, क्या वहां पे क्राइम खत्म हो गया? क्या वहां पे अपहरण बंद हो गए? क्या वहां से लोगों का हत्या बंद हो गई? सीधी सी बात है, जो सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा था उसमें कोई बुराई नहीं थी। कमिश्नरी सिस्टम ठीक है, उन्होंने कर दिया, थोड़ा सा और हाईटेक हो गया, लेकिन व्यवस्थाएं तो जहां पे हैं जस की तस है। पुलिस कर्मियों को उनका जो हफ्ते का साप्ताहिक अवकाश मिलने की बात कही जाती थी, जो सरकार आती है कि सबसे पहले कि पुलिस को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, पुलिस साप्ताहिक अवकाश के सारे आदेश जारी होते हैं, आदेश आते थाने आते आते आदेश एकदम खत्म हो जाते हैं। किसी एक पुलिस वाले को इस सरकार में ये जरूर हुआ कि साप्ताहिक आदेश का जो साप्ताहिक छुट्टी के लिए जो एक आदेश आया, तो वो आदेश आया तो भले ही कुछ एक पुलिसकर्मी साप्ताहिक अवकाश ले पाए, उसके बाद फिर से वो आदेश कूड़े के ढेर में चला गया। अधिकारी बदला, अधिकारी बदलते ही सारे के सारे आदेश सब खत्म। और यही मामला यही कारण है कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं पुलिस थानों में, जो जर्जर व्यवस्था है, पुलिस के आवास में जो रहने के लिए वहां पर जो व्यवस्था होनी चाहिए, एक पुलिस की जो मानसिक स्थिति ठीक हो, कहते हैं वही सीलन भरे मकान में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसको मानसिक बीमार हो जाता है वो। तो ऐसे में सीलन भरे जितनी पुलिस लाइन है सब जगह पर सीलन भरे मकान है, ऐसे मकानों में अगर पुलिसकर्मी रहेंगे, उनका परिवार होगा, तो जाहिर सी बात है उनका मानसिक रोगी होना लाजमी है। और यही कारण है कि जो पुलिस कर्मियों पर आए दिन आरोप लगते हैं कि पुलिस ने ये किया, लेकिन ये खादी और अपराधी का जो गठजोड़ है ये भी बहुत बड़ी चीज है। देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं सबसे इसमें ज्यादा दोषी सरकार है कि वो अपने नेताओं पर उन्होंने नकेल तो कस दी कि आप बिल्कुल थानेदार को आप गलत काम के लिए बिल्कुल दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन विकास दुबे जैसे अपराधी जो उनकी सरकार में पल रहे हैं, इनके ऊपर आखिर लगाम क्यों नहीं लगाए? ऊपर बैठे हुए जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो उनसे गलबैया कर रहे हैं, छोटे नेताओं को डांट रहे हैं कि आप थाने में जाकर के कोई काम नहीं कराएंगे। अब जो आम जनता है वो छोटे नेता के पास जाती है, साहब मेरा काम करा दो, वो कहते हैं पुलिस मुझे जानती नहीं है। तो ऐसे में आदमी सीधा जाता थाने में जाकर के जब वहाँ काम कराने प्रयास करता, चूंकि थानेदार को उसके ऊपर बैठे, अगर दरोगा है दरोगा के ऊपर बैठा इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के ऊपर सीओ, सीओ के ऊपर एसपी और एसएसपी और इसके ऊपर आईजी और डीआईजी, लगभग सब के सब कहीं ना कहीं हर एक दरोगा का ये दर्द होता है कि महीना पूरा होता ही साहब का फोन आ जाता, क्यों 3 तारीख हो गई, तुम आए नहीं हमसे मिलने के लिए। अब 3000 रुपये महीना एक दरोगा अगर एसपी साहब को देगा, 5000 रुपये महीना थानेदार को देगा, तो जाहिर सी बात है अगर 8000 वो ऊपर से जिले के जो कप्तान होगा जिन्होंने उसको पोस्टिंग दी होगी उनकी मनचाही, तो वो भी 10,000 रुपये मनसा उनकी भी होगी। तो जो थानेदार, जो चौकी इंचार्ज महीने का 18 से 25,000 रुपये अधिकारियों को पूजा चढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है वो 50 से 60,000 रुपये कमाने का भी प्रयास करेगा। और वो कमाएगा, वो जो 30 से 35,000 रुपये जो दे रहा है वहाँ पे, या 18 से 20,000 रुपये जो दे रहा है, वो कमाने के लिए कोई अपने घर से अपनी सैलरी से नहीं देगा। वो जब आदमी जाएगा, साहब मेरा ये तहरीर ले लीजिए, मुकदमा लिखा लिया, तो कहेगा पैसा दो, और जब वो पैसा नहीं देगा तो जो हत्यारोपी होगा, जो हिस्ट्री सीटर होगा, वो कहेगा साहब इसको जेल भेज दो, हम तुमको पैसा दे देंगे। चूंकि उसको वो पैसा साहब को पहुंचाना है, इसलिए उसकी मजबूरी है, ऐसे में वो गलत काम करना भी उसकी मजबूरी है और वो गलत काम करेगा। इसलिए इस व्यवस्थाओं पे जो कि लोग कह रहे हैं कि जब तक का ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक कोई कानून व्यवस्था नहीं सुधार पाएगा। और बड़ी चीज ये भी है कि जो कहा जा रहा है कि तमाम बार कि जब एक बार व्यवस्था सरकार ने शुरुआत में ही बना दी थी, जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं वो सभी पहले थानों में पोस्ट होंगे, उसके बाद जब बचेगा थान, जब इंस्पेक्टर की उन सारी वहाँ पे खत्म हो जाएंगे, तब जाकर के किसी एसआई को उस थाने में एसओ के रूप में पोस्ट किया जाएगा। यहाँ तो साहब सारे थाने के जो इंस्पेक्टर हैं वो सब पुलिस लाइन में बाबूगिरी कर रहे हैं, और जो एसआई हैं नई उम्र के लड़के हैं उनको साहब हाईवे के थानों में पोस्ट कर दिया जा रहा है। अब वो चूंकि अनुभवहीन होंगे, अब जब ऐसे लोगों को पोस्ट कर दिया जाएगा तो बिकरू गांव जैसी घटनाएं होना तो 100% तय है, क्योंकि वो अपने उनको पता ही नहीं है कि अगर कहीं से हमला हो जाए तो हम करेंगे क्या, क्योंकि उनको जो ट्रेनिंग भी की वो अभी पूरी नहीं हुई। और वक्त जी इसी पे मेरा सवाल है, जो बात सुनील ने कही, एक तस्वीर प्रशासनिक अमले की रखी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा इस तरह की जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं वहां पे आपको क्या लगता है कि ये खादी और अपराधी का गठजोड़ की वजह से पुलिस काम नहीं कर पा रही है, या पुलिस का के जो शीर्ष अधिकारी हैं महकमे में
वो लापरवाह हो गए हैं, वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, या उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है? क्या वजह है सर? देखिए, अपराधी और पुलिस का गठजोड़ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब अपराधियों से बड़े अधिकारियों को सीधी पहुंच है। वो अपने हिसाब से अब छोटे इंस्पेक्टर कह लें या सब इंस्पेक्टर कह लें, एसओ कह लें या थानेदार कह लें, कोतवाल जो भी कह लें, अब जब उनको लगता है कि ये तो साहब कप्तान साहब के यहाँ सीधी पहुंच है या डीजी के यहाँ सीधी पहुंच है, तो वो भी अभी एक वायरल इसी केस के बारे में एक वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुआ था कि जो मृतक सीओ है जो अभी मारा गया है, उसने 3 बार उसको अपने तत्कालीन एसपी को कहा कि साहब ये हो रहा है, अपराधी छोड़ दिया, अपराधी छोड़ दिया, लेकिन उसमें एसपी ने कुछ नहीं किया। तो अपराधियों का मनोबल तो उच्च अधिकारी बढ़ाते हैं ना, तो दरोगा बेचारा क्या करे, एसपी क्या करे, सीओ क्या करे? जब गठजोड़ पुलिस और अधिकारियों का गठजोड़ है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। हमने पहले भी कहा है और फिर पुनः कह रहा हूं कि जो हमारा पुलिस एक्ट है, आईपीसी, ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है। उसमें जो व्यवस्थाएं, अंग्रेजों के जमाना इस जमाने में बहुत फर्क हो गया है। अंग्रेजों के जमाने में इतने अपराध भी नहीं होते थे जितने अपराध हो रहे हैं हर गली पे। अब आबादी भी बढ़ गई है, इसलिए पुलिस एक्ट में आमूल चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। नंबर 2, पुलिस को क्या कर्तव्य, क्या अधिकार है, इसमें भी बदलाव की जरूरत है। जिसको चाहे पुलिस बंद कर दे, बिना जांच पड़ताल के बंद कर दे। ये पुलिस को जितना अधिकार मिला हुआ है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन। पहले साक्ष्य पूरी तरह से, वो साक्ष्य तभी पुलिस किसी पर हाथ डाले। बड़े बड़े अपराधी जैसे विकास दुबे घूम रहा है, अयोध्या से लेकर के वो फैजाबाद से लेकर उज्जैन तक पहुंच गया, उसको कोई नहीं पकड़ पाया। लेकिन एक छोटा आदमी जो किसी अपराध में नहीं है, अगर किसी अपराधी के साथ देख लिया गया, उसको पुलिस आती सताती है, उसको अंदर कर देती है। तो आमूल चूल परिवर्तन पुलिस एक्ट पे होनी चाहिए और पुलिस व्यवस्था में होना चाहिए, तभी अपराधियों का गठजोड़ खत्म होगा, अपराधी और पुलिस का। तभी जो है अपराध पे अंकुश लग सकेगा, अपराध पे रोक लग सकेगा। सुनील, तस्वीरें जो हमने देखी जहां पर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता अपराधियों के साथ पार्टीज में ऐसे शामिल होते हैं जो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जब कोई क्राइम करता है, बड़ा अपराध हो जाता है, तो यही तमाम पार्टी के जो नेता होते हैं या तमाम पार्टी होती फिर मुंह फेरना शुरू कर देती हैं। पहले तो दोस्ती यारी, बहुत ही बेहतरीन संवाद, उसके बाद जब नाम आया तो फिर पीछे हट गए, हम जानते ही नहीं। देखिए, अपराधियों को पनाह देना, अगर किसी एक नई उम्र के लड़के ने अपराध किया तो उसको किसी नेता ने पनाह दे दी तो उसको बड़ा अपराधी बनने में कतई देर नहीं लगती है। और जो भी नेता हैं, उनको इस तरीके के युवाओं की खास तलाश रहती है कि इस तरीके के युवाओं को उनको टीम रखने का भी उनको होता है कि तुरंत उसको सुनील, आपको रोकना काम चाहेंगे करेंगे। ब्रेक का, मैं सवाल का जवाब दूंगा। फिलहाल रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।